हाँ, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैव विकास के बारे में देख रहे थे। इसका इस तीन स्थितियों के बारे में चर्चा करने से जैव विकास के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहली स्थिति में लाल भ्रंग थे, उसमें एक विभिन्नता के कारण से हरा कीट जो है वो भ्रंग या बीटल उत्पन्न हुआ। कौवे जो है वो लाल भ्रंग को ज्यादा खा पाए थे, क्योंकि बीटल जो ग्रीन रंग का बीटल था, वो कहीं ना कहीं जो है वो हरे पत्तों में छुप जाता था। हरे पत्तों में छुप जाता था, तो धीरे धीरे जो है वो लाल कीटों की संख्या कम होती गई और हरे कीट जो है वो बढ़ते गए। धीरे धीरे जो है वो लाल कीट जो है वो विलुप्त हो गया, केवल हरे कीट बचे, है ना। तो एक चीज, एक एक केस ये था। दूसरा केस ये था कि बीच में भिन्नता उत्पन्न हुई, ब्लू रंग के बीटल यहाँ उत्पन्न हुए और फिर उसके बाद ब्लू रंग के ज्यादा हुए और एकदम कुछ प्राकृतिक क्रिया हुई जिसके कारण से एक प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो गई। और केवल नीले बचे और आगे चल के हो सकता है नीले ही बचे। अ, लाल रंग जो है वो खत्म हो गए प्राकृतिक आपदा की वजह से, है ना। इसको आप जो है वो कोरोना की दृष्टि से भी देख सकते हो। ना जाने कोरोना के कारण से कितने जीवाणु विषाणु या इंसान, ऐसे इंसान जो नहीं सस्टेन कर पाएंगे कोरोना की वजह से। वो एक तरह का हाथी का पैर था वो, जो कि रखा गया मनुष्य पर या जीव जगत पर। जीव जगत बोलना ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि केवल मनुष्य नहीं हताहत हुए कोरोना से, कई प्रकार के जीवाणु भी हताहत हुए होंगे। जीवाणु में कई प्रकार के जीव जो आइडेंटिफाई नहीं है या फिर दिखते नहीं है, अदृश्य है, सामने नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है वो उपस्थित, वो लोग भी कोरोना से कहीं ना कहीं तक हद तक प्रभावित हुए होंगे। कोरोना हो चाहे उल्कापिंड का गिरना हो, कोई भी प्राकृतिक घटना जो घट रही है जिसके कारण से जीव जो है वो, प्रकृति अपना संतुलन इसी प्रकार से बनाती है। प्रकृति अपना संतुलन इसी प्रकार से बनाती है। और कुछ पूछना है बीच में? दूसरी तीसरी स्थिति में जो है वो एक विभिन्नता उत्पन्न हुई, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में। धीरे धीरे इनका पोषण कम हुआ, कीटों का पोषण कम हुआ, तो उस पोषण कम होने के कारण से इनका आकार घट गया। अब आकार घट गया तो ये भिन्नता उत्पन्न जरूर हुई थी। किस कारण से घटा था? क्योंकि हो सकता है उनको जो है वो जिस वातावरण में वो रहे वो पोषक तत्वों की कमी हो, जिसके कारण से उनका भार और उनका जो मतलब वजन जो था, वजन और उनके शरीर में फर्क पड़ा हो। लेकिन वो शरीर में पड़ने वाला वजन जो फर्क था, वो धीरे धीरे अगली जनरेशन में गायब हो सकता है, क्योंकि इस जनरेशन को हो सकता है न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिले। इंडियंस के बारे में एक आती ये अवधारणा ली जा सकती है, इंडियंस पे अप्लाई कर सकते हैं उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में। कैसे? हमारे जो पूर्वजों के बारे में पढ़ोगे, महाराणा प्रताप की हाइट इतनी थी, इतने बड़े बड़े होते थे, इतने हैवी हैवी तलवार लेके चलते थे। छत्रपति शिवाजी की हाइट ज्यादा नहीं मानी जाती है, महाराणा प्रताप की ज्यादा मानी जाती है। और भी बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़ोगे तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा ज्यादा मानी जाती है। लेकिन अब क्या हुआ, जो इंडियंस की हाइट एकदम से कम हो गई? मेरे ख्याल से रहन सहन खान पान कई हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। हम इंडियन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं और उसके कारण से हाइट पर असर पड़ेगा। तो क्या ऐसा है कि आगे आने वाली इंडियंस की पीढ़ी जो है वो हाइट वाली नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी भी कई इंडियंस को देख सकते हो जिनकी हाइट अच्छी है। वो तो भिन्नता है ही उनमें, वो भिन्न तो है ही उन बाकी व्यक्तियों से। और भी ये पोषण की कमी से, हमारे खान पान रहन सहन के कारण से ऐसा हुआ है, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी में जो है वो बिल्कुल स्पष्टता जो है वो नकार दिया जाएगा। पोषण का रूप समझेंगे हम, हमारे शरीर में किस प्रकार के पोषण की जरूरत होती है, और उस प्रकार से अगर हम भोजन करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडियंस फिर से हाइट गेन कर सकते हैं अच्छे खासे, है ना। तो ये मैंने आपको इसको तीन जो नियम है, मतलब तीन जो परिदृश्य हैं जैव विकास के, वो डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश करी, ताकि हम आसपास भी उसको देख सकें। उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण देख चुके थे अपन चार्ल्स डार्विन के हिसाब से। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात कर ली थी, जाति उद्भव देख रहे थे। जाति उद्भव जो है, अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वो सूक्ष्म विकास था। इसका अर्थ यह है परिवर्तन बहुत छोटे हैं यद्यपि महत्वपूर्ण है। फिर भी ये विशिष्ट स्पीसीज की समष्टि के समान लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं, परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि नई स्पीसीज का उद्भव किस प्रकार हो। तब यही कहा जा सकता है कि जबकि भृंगों का यह समूह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दो भिन्न समष्टियों में बढ़ जाए तो आपस में जनन करने में असमर्थ हो, तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते हैं। तो क्या हम उन कारणों को विस्तार करें जिसका जिक्र हमने ऊपर किया, और स्पीसीज के ऊपर बोल रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सूक्ष्म चीज थी, मतलब हाथी का पैर रखा जाना, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया पे रखाएगा ना। चींटी का पर्टिकुलर जनसंख्या पे रखा जाएगा ना। चींटियों, अगर चींटियों की बात करें तो चींटियां बहुत सारी है ना, उसके उस एरिया में भी एक पर्टिकुलर एरिया पे चीते खत्म होंगे। तो सूक्ष्म बातें थी ये सारी। लेकिन अब बोल रहे हैं उसके कारण से हमें किसी जाति का उद्भव नहीं पता चल रहा है।
तो फिर जाति कैसे उत्पन्न हो जाती होगी? जाति के कारणों का अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, बीटल जो है देखना, कैसे नई जाति का उद्भव उद्भव हो सकता है, बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे भंग का ही उदाहरण लेते हैं, बीटल के उदाहरण लेते हैं, जो हम नॉर्मली अभी देख रहे थे। किसी कौवे ने या कोई पक्षी ने बीटल को खाने के लिए यहाँ से पकड़ा, और वो जो है वो उसको खाने के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था खाने के लिए, रास्ते में ले जा रहा था और गलती से वो गिर गया। तो जो उसकी बीटल की प्रजाति थी वो दूसरी जगह थी, फिर उसका वो दूसरी जगह पहुंच गया। अब बीटल, मान लीजिए उदाहरण के लिए, वहां पर भी बीटल की एक दूसरी प्रजाति रह रही थी। अब ये नया बीटल जो वहां पर रहन सहन शुरू करेगा, और वहां पर नए बीटल जो उत्पन्न होंगे, इसके कारण से नए जो ये वाला गया है, उसमें और इसके पुरानी प्रजाति में भिन्नता आ जाएगी, और यही कारण से जन्म लेगी एक नई प्रजाति। अगर मैं इसको बांट दूं, इंसानों को बांट दूं इसमें प्रजाति में, तो आप देख पाओगे अफ्रीकन जो है वो अफ्रीका से मानव जाति का उद्गम माना जाता है। अफ्रीका से मानव की सभ्यता की शुरुआत हुई है, मानव का इतिहास शुरू होता है, मानव डेवलप होना शुरू होता है, और वो धीरे धीरे जो है वो अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से। आप लोग को बताया मैंने स्किन कलर कैसे जो है वो चेंज होता है मेलानिन के कारण। स्किन कलर भी मेलानिन पे डिपेंड करता है, होप मैं शायद अगर गलत नहीं नाम ले रहा हूँ तो। हमारी बॉडी जितनी मात्रा में वो प्रोड्यूस करती है, उसके हिसाब से हमारे कलर का डिसाइड तय होता है। जिस भी एरिया पर सनलाइट ज्यादा पड़ती है, उसको जो है वो प्रोडक्शन उस केमिकल का, केमिकल ही बोल लेता हूँ क्योंकि मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ मेलानिन में, प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, उसके कारण से कलर, स्किन का टोन जो है वो, हम खैर बात उसकी नहीं कर रहा हूँ मैं, केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जाति उद्भव की। जैसे जैसे वो सूर्य सनलाइट के हिसाब से वो प्राणी दूर होता गया पृथ्वी पर, अलग अलग भौगोलिक स्थिति में जाता गया, तो जैसे जैसे वो जाता गया उसके कारण से उसकी कलर का टोन चेंज होती गई, और वो जैसे वहां गया और वहां रहने लगा, वहां की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उसकी जाति और पुरानी वाली जाति में भिन्नता पाई गई। कई प्रकार से एक अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा देखने में आया था, जिसमें वो लोग जो है वो डीएनए पता कर रहे थे। कई उन्होंने अमेरिकन के डीएनए पे पता करा, कई अरब कंट्रीज के डीएनए पे पता करा, तो उन्होंने देखा इनका डीएनए, यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति का, उस कंट्री में रहने वाले व्यक्ति का उद्गम कहाँ से माना जा रहा है। तो उनको बहुत सारे चेंजेस पता चले कि बंदा अमेरिका में रह रहा है, लेकिन इसका डीएनए जो है वो कहीं और का है ना। तो इस कारण से, भौगोलिक विभिन्नता आने के कारण से, कई प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे आप मान लीजिए बीटल, दो बीटल की प्रजाति है, और उस बीटल की प्रजाति के बीच में नदी बह रही है। अब जब नदी बह रही होगी, वो बीटल नदी में नहीं जा सकते, मर जाएंगे, नदी में नहीं जा सकते, वो पानी में नहीं रह सकते। जब नदी पार नहीं कर सकते वो, तो जाहिर सी बात है उस साइड की प्रजाति अलग होगी, नदी की एक साइड की दूसरी तरफ, मतलब एक तरह से जो भौगोलिक भिन्नता आती है, वो किस लिए जिम्मेदार होती है? जाति के उद्भव के लिए जिम्मेदार होती है। वही इस पैराग्राफ में लिखा भी होगा। एक डीएनए से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, अगर टाइम पे मिल जाता है वो तो। सोचिए क्या होगा यदि वे झाड़ियां जिन पर भ्रंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं, एक पर्वत श्रृंखला के बृहद क्षेत्र में फैल जाएं। परिणामतः समष्टि का आकार भी विशाल हो जाता है, परंतु व्यष्टि मतलब एक पहाड़ी क्षेत्र में फैल गए बीटल्स, और वहां पर जो है पेड़ बहुत ज्यादा हैं, तो जो जीव की जगत होगा, जो बीटल्स होंगे उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। परंतु वेस्टी भ्रंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर भी निर्भर करते हैं, वे बहुत दूर नहीं जा सकते। अतः भ्रंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी, क्योंकि नर एवं मादा भ्रंग जनन के लिए आवश्यक है, अतः जनन प्रायः इन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होगा। हाँ, कुछ साहसी भ्रंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अथवा कौवा एक भ्रंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ देता है। दोनों ही परिस्थितियों में अप्रवासी भ्रंग स्थानीय प्रविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का जीन प्रभाव उन समष्टियों में होता रहता है जिसमें आंशिक रूप से अलग अलग है, परंतु पूर्ण रूप में अलग नहीं है। परंतु यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य एक विशाल नदी आ जाए, तो दोनों समष्टियां और अधिक पृथक हो जाएंगे, दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा। उत्तरोत्तर पीढ़ियों के अनुवांशिक विचलन प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परतनों का संग्रहण हो जाएगा। भौगोलिक रूप से विलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी भिन्न होगा। अतः उदाहरण के लिए उप समष्टि की सीमा में उकाब चील द्वारा कौवे समाप्त हो जाते हैं, परंतु दूसरी उप समष्टि में यह घटना, इसको मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं। इस एक वीडियो देखो आप, शायद आपको वो चीज इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन मिल जाए।
वो बनाया था उन्होंने, व्हाट इज जेनेटिक स्टेट डू कॉमन, शायद मेरे ख्याल से नेशनल जियोग्राफिक पे था। People have always asked me kind of like where I'm from, what my race is, and I was not totally sure. Over 8,30,000 people are in genographic DNA ancestry database, मतलब उनके डाटाबेस में 8,30,000 लोग से ज्यादा हैं I डीएनए के डाटाबेस। identify as mixed. White, Black, and Native American. African American. For my mom बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिकन, वो बता रहे हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते would हैं। say you're black, but you're also white. उनकी मम्मी बोल रही थी कि आप ब्लैक हो लेकिन आप वाइट हो, मतलब आप ब्लैक कम्युनिटी, उनके पिताजी शायद ब्लैक होंगे लेकिन उसके बाद भी आप वाइट हो। तो पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से आए हैं। अरे भाई ये क्या हुआ? आर यू सीरियस? इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? I didn't understand what that meant. Other, something different. Not quite black, not quite white. I identify as mixed race, but I don't think the world sees me as mixed race. About 120 people in database share the same DNA ancestry, मतलब 120 people की जो डाटा DNA ancestry थी, मतलब उनका DNA था एक से जैसा था, सेम था। 32% Northern European, 28% Mediterranean, 21%. Sub-Saharan African, 14% Southwest Asian. मतलब उनके डीएनए में ये चीजें थी। 32% जो है वो नॉर्दर्न यूरोपियन थे, मतलब नॉर्दर्न उत्तरी यूरोप से थे। 28% मेडिटेरियन से थे। मेडिटेरियन मतलब मध्य भूमध्य रेखा वाला इलाका जो रहता है। आप उसमें जो है वो वेस्ट इंडीज भी ले सकते हो, उसमें अफ्रीका का कुछ क्षेत्र भी ले सकते हो। सब सहारन अफ्रीकन, जो सहारा रेगिस्तान के साथ का वो अफ्रीका होता है, उसका 21% भाग था उनका उस एरिया का, और 14% साउथ वेस्ट एशियन Asian. था। एशियन मतलब एशिया, इंक्लूडिंग दिस 6 strangers। I'm going to show you a picture. These are phylogenetics. they all look like they're related to me. इनका 6 लोगों का डीएनए मैच किया है, और कलर देखो कैसा है उनके, मतलब उनके जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, बहुत हद तक चेंजेस हैं उनके चेहरों में। मैं ये हटा देता हूँ। किसी के बाल कर्ली हैं, किसी के बाल स्ट्रेट हैं, कोई गंजा है। नाक पर गौर करोगे, नाक अलग अलग है, चेहरा अलग है, शेप अलग अलग है। कुछ कुछ चीजें जैसे इनकी स्ट्रक्चर, जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, जो आपको हड्डी दिख रही होंगी, उसका स्ट्रक्चर इनसे मैच हो रहा है, लेकिन इनकी शक्ल बिल्कुल अलग है ना? तो डीएनए मैच कर रहा है उसके बाद भी। This looks like my family. Like literally. You have So they all have the same genetic profile within 12 weeks. So what's your reaction? तो जो स्किन कलर है बोल रहे हैं, देखो लगभग लगभग ऐसा लग रहा है जैसे भाई बहन हो बोल रहे हैं। सबके स्किन कलर सेम दिखाई दे रहे हैं। how familiar they feel. Honestly. I have no idea why this makes me emotional. वो इमोशनल हो गया, पता नहीं क्यों। एक बार वीडियो देखो। So, what's the science we use to study the ancient migratory paths of your ancestors? It's something called population genetics. And पॉपुलेशन जेनेटिक्स मतलब कौन सी डीएनए कहाँ से आया it हुआ helps है, us to उसके piece हिसाब से together देखते हैं। how humans एक populate. वीडियो बहुत अच्छा था, पता नहीं मेरे को, मैंने बहुत साल पहले देखा था वो। उन्होंने डीएनए ये थ्रेड पे काम किया था कि डीएनए कहाँ कहाँ से आया हुआ the है। earth. Here's how it works. Historically, people close to each other tended to share more of those genetic markers, the little DNA typos passed on from ये वर्ल्ड मैप भी उसी तरह से दिखाया हुआ है जैसा आपका स्टिकर है। अमेरिका इस साइड दिखाया हुआ है, अफ्रीका और एशिया जो है यूरोप इस साइड दिखाया हुआ है। parents to their kids than they did with people on the other side of the world. It makes sense. After all, who were they more likely to meet, fall in love with, and have babies with? The people living nearby. Over time, this created regional patterns of genetic variation. So the people living in, say, northern Spain had more markers in common with each other than they did with people in Indonesia. बोल रहे हैं इंडोनेशिया से स्पेन में रहने वाले लोग जो है, स्पेन में जो लोग रहेंगे उनकी अलग रहेगा, उनका वातावरण अलग रहेगा।
और इंडोनेशिया में जो लोग रहेंगे उनका These regional अलग patterns of रहेंगे। variation allow us to track the migratory paths of your ancestors. By looking at where in the world your markers are found, we can figure out where you came from. And by looking at the order in which these markers have occurred over time and where in the world they originated, we can actually track the journey your ancestors followed from मतलब हम अगर स्टडी करें तो हमको पता चल जाएगा कि आपकी जो मतलब डीएनए में मैच करें तो पता चल जाएगा कि आपका एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे वो कहाँ से आए an होंगे। African homeland to where you came from more recently. How do we find these markers in the billions of A's, ये डीएनए बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। C's, G's, and T's? It's not easy. It's a little like finding needles in a haystack. That's because when a हो mom रहा है ये बहुत मुश्किल होता है फाउंड करना। ऐसा है जैसे घास के भूसे में तिनका ढूंढना। तो बता रहे हैं and a कैसे। dad have a baby, their chromosomes are copied and passed on to their child. बोल रहे हैं जैसे ही मम्मी पापा के बच्चे मतलब अपन जब पैदा होते हैं मम्मी पापा से तो डीएनए जो है कॉपी होता है, वो अपन ने भी देखा Not होगा। in a straightforward way. लेकिन वो सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा था पूर्ण कोशिका विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्रीय Instead, विभाजन। mom and dad's chromosomes are shuffled when they're passed on to their kids. जबकि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो शफल हो जाते हैं। शफल हो जाते हैं, समझते Imagine हैं, a मिक्स हो deck जाते of cards containing only hearts and another containing only spades. हैं। अपने पास लाल पान का कार्ड्स हैं पूरे और एक काले पान के कार्ड्स हैं सारे, Now, shuffle them up. और उसको अगर शफल कर लेते हैं अपन तो And दो look at your चूज करना hand. बहुत पॉसिबल। It's going to be a mix of hearts and spades. वो The मिक्स हो cards your जाएंगे, parents जाहिर सी have, बात है। but in a different combination. यही चीज हमें भी होती है, पापा मम्मी के जो क्रोमोसोम्स रहते हैं हम में आकर मिक्स हो जाते हैं। तो This ma- आपका सेम डीएनए सेम टू सेम तो अपने पापा से ही मैच नहीं करेगा, मम्मी से ही मैच नहीं करेगा, लेकिन एक परसेंटेज होता है जो मैच करता है जिससे पता चल जाता है। Makes tracking our markers really hard. अब आपके डाउट में आपके मन में डिमांड में ये डाउट आ सकता है, फिर डीएनए प्रूविंग जो है वो कोर्ट में मतलब कई बार ऐसा होता है जब समझ में नहीं आता, कई बार हॉस्पिटल क्या करते हैं एक साथ 2-3 बेबी होते हैं ना, तो किसी का बेबी किसी को थमा देते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा होता है, वो सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, उतनी सेफ्टी नहीं रखते हैं और गलती से किसी का बच्चा किसी में कई पेरेंट्स इनकार कर देते हैं, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं, तो उनकी डीएनए सैंपलिंग की जाती है। अब आप ये तय कर सकते हो डीएनए सैंपलिंग पूरी तरह से सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डीएनए 100% मैच नहीं करेगा आपको मम्मी पापा से, आपका डीएनए का एक परसेंटेज। हाँ, ये जरूर है कि अगर 2 पेरेंट्स दिखा रहे हैं, 2 बच्चों के देख रहे हैं तो 70 से 75% डीएनए जो है वो मम्मी पापा से मैच कर जाएगा, और जो नहीं होगा मम्मी पापा उसका बहुत कम डीएनए मैच कर रहा होगा, उस आधार पर For most of our किया जा सकता है, लेकिन chromosomes. 100% तो बिल्कुल नहीं। But we found a shortcut. There's one of your 23 pairs of chromosomes that gets passed on virtually unshuffled. It's called the Y chromosome. फिर से वही बोल रहे हैं कि कुछ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम टू सेम कॉपी किए जाते हैं, उनको वाई क्रोमोसोम बोला जाता है। If we look at your Y chromosome, the markers that your ancestors left you from thousands of years ago should still be in the same order. और यदि हम वाई क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो उसमें हमारे जो ऑर्डर्स रहेंगे, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अभी भी सेम ही रहेगा जो हमारे एंसेस्टर का था अपने में, मतलब सन, फादर, ग्रैंडफादर, उससे पहले भी हजारों साल बोल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर का डाटा जो है वो सेम रहेगा, हम पता लगा सकते But there's a catch to the Y chromosome. It exists only in males, हैं। बोल रहे हैं इसमें एक कैच है, वो केवल पिता में पाया जाता है। passed on directly from father to son. In fact, it's the Y chromosome that makes a male. There's another kind of DNA, though. वो तो पता है आप लोग को, वाई क्रोमोसोम के कारण से ही संतान लड़का होती है। Located in a different part of the cell, it's only passed on from mothers to their children. It's called mitochondrial DNA, or mtDNA for short. It's much smaller than the DNA आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा है, याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, तो वो डीएनए जो है मम्मी से that मिलता है। makes up our 23 pairs of chromosomes. But it contains the same kind of markers, the little genetic typos that pass unshuffled from generation to क्वेश्चन generation. ये आ रहा होगा हमारा On the इंडियन maternal डीएनए कहाँ से आया होगा, है ना? So by मेरे ख्याल looking से at अगर नहीं markers आया। on the Y chromosome and mitochondrial DNA, we can connect people alive today to ancestors that lived tens of thousands of years ago. बोल रहे हैं वाई डीएनए से और माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए से, क्योंकि मम्मी का डीएनए तो वो कैरी करता नहीं है लड़के, तो मम्मी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जो है हम पता कर सकते हैं। Over the last हम कहाँ several से आए हुए years, हैं। the Genographic Project has studied the Y chromosomes and mitochondrial DNA of more than 500,000 people. We now know that everyone on Earth
belongs to one of hundreds of distinct groups of related people, based on which markers they have on their Y. बहुत सारे स्टडी की जा चुकी है इस पे डीएनए की, और देखते कहाँ से आया हुआ है, अपन इंडियंस कहाँ से आए हुए हैं। The first Homo sapiens are born 2 lakhs year ago. पहला स्टेप था ज्यादा से हाँ 2 lakhs year ago, 2 लाख साल पहले पहला इंसान जो है वो अफ्रीका में हुआ। फिर यहाँ से जो है वो अफ्रीका में फैले पहले तो। पहले आइस एज आई, लगभग 70,000 साल पहले जो आइस एज आई। आइस एज में क्या थी, पृथ्वी पूरी ठंडी हो गई थी, पूरा बर्फ ही बर्फ था। 60,000 ईयर एगो द फर्स्ट ह्यूमन लीव अफ्रीका, मतलब 60,000 साल पहले जो है पहले इंसान ने जो है वो अफ्रीका को छोड़ा। ये जो है इंडियन साइड से होते हुए यहाँ गया। और यहाँ पर थोड़ा सा एक बता दूं, जो बोला जाता है, पता नहीं इसमें सच्चाई है कि नहीं है, 10,000 साल पहले की रामायण काल माना जाता है, जबकि ये वाली काम की बात कब कर रहे हैं, लगभग 60,000 साल पहले ही बोल रहे हैं कि इंडिया में आ गए थे, इंडिया के रास्ते पर। अब ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा। पास दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक गए इंसानी फौज, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे गए। इतनी ज्यादा इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा होगा। अलग अलग पास बता रहे हैं कि कैसे तय किया है। भैया हाँ भैया आई एम सॉरी बट वो आप साउंड ऑफ कर दोगे क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो ये चीज जो है वो हजारों या फिर लाखों लोगों पर स्टडी करके, उनके डीएनए की स्टडी कर कर जो है ये पता लगा होगा कि ये जो है, अब ईयर तो खैर अलग अलग स्टडी का नतीजा होंगे, बहुत सारी स्टडी की होगी, ईयर का पता कैसे लगाया होगा उन्होंने, वो एक अलग बात है, अलग मसला है, अलग टॉपिक है। लेकिन इन्होंने लगभग लगभग ही बताया है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। ये मैप जो है वो डीएनए की स्टडी के आधार पर तय किया गया कि कैसे जो है वो ह्यूमन जो है वो कहाँ अफ्रीका से कहाँ कहाँ होते हुए गया, है ना, तो वो अंदाजे से लगाया हुआ है। और इसके बाद यार अपन इंडियन डीएनए भी तो देखें। इंडियन एंसेस्ट्री डीएनए रिजल्ट इंडिया, देखते हैं इंडियन का कहाँ से है। Previous episodes on 23andMe, and you may have noticed that I actually haven't gone through my complete result breakdown, and for some reason it feels like this is probably how you end up getting hacked. Not everyone is. एक इंडियन का देखते हैं, इंडियन का डीएनए जो है वो कहाँ से आया। हाँ जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति का डीएनए सेम नहीं रहेगा सभी के साथ, लेकिन एक बार देखना comfortable तो sharing बनता this है। information, which is exactly why I want to share it with the world. Prize there, but definitely much better than it saying you're from South Asia. South Asia गुजरात का comprises बंदा है। of India, Pakistan, Bangladesh, a few countries that consist of more 100% South Asian feature between 1960 and 1930. That's when my ancestors gave me these 100% genes. Those are my parents, of course. And something also interesting, if you have some variation in your ancestry, is you can look at what chromosome that ancestry comes from. In my case, everything is South Asian. Everything is painted सब चीजें साउथ एशिया से आई the हुई same हैं, color, so इनके DNA। not that useful in my case. Now, some haplogroup M migrated across the world, and it does mention that 1 in 5 that on that's बोल रहे हैं कि कैसे एम ग्रुप में आते हैं और यहाँ से अफ्रीका से यहाँ गई इनकी एंसेस्ट्री, और यहाँ से इंडिया में आई थी, और साउथ इंडिया में विशेषकर साउथ इंडिया से जो है फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ी। how haplogroup M migrated across the world, and he started with haplogroup A in Africa, and somehow about 60,000 years ago. मतलब टेस्ट हो रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है आपके एंसेस्टर कहाँ से आए थे। तो बोल रहे थे होमो ग्रुप हैप्लो ग्रुप
CM-130 के इनके पैटर्नल लाइन है, माइग्रेशन ऑफ योर पैटर्नल लाइन। आपके एंसेस्टर कहाँ से आए थे? तो अफ्रीका, यहाँ से शुरू हुए थे, अफ्रीका से, फिर यहाँ से अरब कंट्रीज से होते हुए कहाँ, इंडिया में, इंडिया से होते हुए जो है वो इस साइड गए हैं, और इस साइड से जो है फिर अमेरिका का दिखा रहे हैं, यहाँ से होते हुए, जापान से होते हुए अमेरिका ago, को दिखा रहे हैं। according to 23andMe, haplogroup CM130 was formed, and today CM130 is only carried by one variation. Yes, of course, is that widely in Asia, in Eastern Russia, Mongolia, Kazakhstan, China. उनके डीएनए का जो है ज्यादातर जो है इस साइड है, चाइना साइड, चाइना, हाँ, मंगोलिया, चाइना, मंगोलिया ये है चाइना का एरिया, चाइना में सबसे ज्यादा है ये वाला डीएनए, चाइना के डीएनए से ही मैच हो रहा है उनका डीएनए बहुत अच्छा। खैर, थोड़ा बहुत चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नई चीज, डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। उसके बाद आते हैं विकास और वर्गीकरण पे। इस सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न स्पीसीज के बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब वो प्रजाति आई कहाँ से, वो देखने के लिए ये एक प्रकार से समय की घड़ी से पीछे जाना है। हम ऐसा विभिन्न स्पीसीज के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। प्रक्रम को समझने के लिए कक्षा 9 में पढ़े जीवों के वर्गीकरण को स्मरण करें, जो 9th क्लास में पढ़ा हुआ वर्गीकरण। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं उन जीवों के समूह को देखने और फिर उनका अध्ययन करने अवसर प्रदान करते हैं। इनमें से कौन सा? अभिलक्षणों से हमारा तात्पर्य क्या है? वहां आकृति एवं व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। वहां आकृति और व्यवहार का विवरण, बाहर से शेप कैसा दिख रहा है और व्यवहार कैसा है, वो अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप, विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाते हैं। हमारे 4 पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। 4 पाद होते हैं, मतलब हमारे जो मतलब एंसेस्टर थे, बंदर को देखोगे यदि आप, 4 पैर, वो हाथ डेवलप हो गए, वो जाहिर सी बात है। सॉरी, जैसे गाय को देखते हैं ना, 4 पैर होते हैं उसके, वैसे इंसानों के भी 4 पैर थे, लेकिन वो 2 पैर जो है वो हाथों में कन्वर्ट हुए हैं। आप बंदरों को देखकर ये चीज देख सकते हो, जो पूर्वज थे वो 4 पैरों पर चलते थे, तो वो एक अभिलक्षण हुआ। वो ये एक अभिलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण, हाँ एक बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, हमारे भी 4 पाद ही है ये, 2 पैर, पाद मतलब पैर, 2 पैर जो है वो हाथों में डेवलप हुए हैं समय के साथ। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकते हैं, परंतु सभी जीवों में नहीं। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण एक उदाहरण कोशिका के केंद्र में होना या ना होना है, मतलब कोशिका में केंद्रक का होना कोशिकीय अभिलक्षण का उदाहरण है। कोशिका में कभी कोई कोशिका में केंद्रक तो सभी में, केंद्रक का होना या ना होना है, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। ऐसी कोई सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है? सॉरी, ये मैंने अजीब सी बात देखी। सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। अरे यार, ये साइट नहीं खोलने देगा, तो खोलने नहीं चाहिए मुझे। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। जीवाणु में न्यूक्लियस नहीं होता है। That is, their genetic material is not enclosed by nucleus. They are called prokaryotic because not only do not have nucleus, तो जीवाणु में नहीं होता है न्यूक्लियस। ये नई चीज पता चली। चलो ठीक है, एक बार फिर से ज्वाइन करो। तो 35 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बचे हुए हैं, दूसरी क्लास में कंप्लीट करते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।